अभिजीत, आपको इस सक्सेस पिक्स प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, थैंक यू। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू कि ऑल इंडिया में आपको 50th रैंक, मतलब 50 रैंक मिल गया आपको आपके चौथे अटेम्प्ट में। तो नेचुरली बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी है आपका, जो आपके ऑडियंस को सुन के अच्छा लगेगा और वो कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप अपने हर जर्नी के एक एक पॉइंट को अपने दिल से सारे सिंसियरली आप मुझे बताएंगे, राइट? बिल्कुल सर। अभिजीत, पहले थोड़ा सा अपने बारे में एक इंट्रोडक्शन दीजिए। कहाँ से रहने वाले हैं, क्या बैकग्राउंड है आपका, एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है आपका? सर मैं दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट जो वेस्ट बंगाल वहाँ का सिलीगुड़ी शहर का निवासी हूँ। तो आई हैव डन माय बैचलर्स बीटेक इन 2016 डीसीई से, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से, इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग सर। उसके बाद मैंने जॉब किया था इन टेक्सास इंस्ट्रूमेंट इन बैंगलोर और अराउंड 3.5 years। उसके बाद आई लेफ्ट माई जॉब इन मिड 2020। आई गॉट वेरी सीरियस इन माई प्रिपरेशन, बट अनफॉर्चुनेटली इन माई थर्ड अटेम्प्ट, बिकॉज ऑफ माई ऑप्शनल जो कि मैंने थर्ड अटेम्प्ट में चेंज किया था फ्रॉम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टू एंथ्रोपोलॉजी, सो वो अच्छा नहीं गया था क्योंकि आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ राइटिंग इट इन दी एक्सपर्ट फॉर्मेट। तो मेरे थर्ड अटेम्प्ट में एंथ्रोपोलॉजी की वजह से रह गया था। और फोर्थ अटेम्प्ट, दिस वाज माय फोर्थ अटेम्प्ट, इसमें एंथ्रोपोलॉजी में बहुत मेहनत किया था एंड जीएस में भी मेरे बहुत अच्छे नंबर आए। तो ओवरऑल द जर्नी हैज बीन लॉन्ग, बट मैंने यही इंश्योर किया है कि मैंने सेम मिस्टेक दोबारा नहीं किया है। मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मिस्टेक्स तो हर कोई इंसान करेगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि आप उस मिस्टेक से सीखें और दोबारा वो मिस्टेक ना दोहराए। सर यही मैं बोलूंगा मेरा बस जर्नी। कोई नहीं, अभी सबसे पहले आपकी सक्सेस की हर एक टिप्स पर डिस्कस करेंगे। जी थोड़ी सी सर। अपनी फैमिली के बारे में बताइए कि फैमिली में कौन लोग हैं, पेरेंट्स क्या करते हैं, डू यू हैव एनी सिबलिंग? सो सर मैं अपने पेरेंट्स का इकलौता बच्चा हूँ। आई एम द ओनली चाइल्ड एंड माई बोथ माई पेरेंट्स आर डॉक्टर्स। माई फादर इज इन मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन, ही वॉज द चीफ मेडिकल ऑफिसर ऑफ हेल्थ ऑफ दार्जिलिंग। एंड माई मदर, she is a homeopathic medical practitioner and she is still serving under the government. So this administration वाला thing has rubbed off on me a little bit. और सर मैं यही बोलूंगा कि मेरे पेरेंट्स ने बहुत मेहनत किया टू एंश्योर कि उनको जो चीज नहीं मिल पाया अपने ग्रोइंग अप ईयर्स में वो मुझे मिल पाए। ऑल द जो भी है लग्जरीज। सपोर्ट सिस्टम वाज वेरी जी सर, स्ट्रॉन्ग। बिल्कुल सपोर्ट सिस्टम वाज वेरी वेरी स्ट्रांग। अपनी समय में दोनों ने बहुत मेहनत की होगी अपनी लाइफ में, देखा आपने जी सर। बेटे को लोग क्या दें, और आपने उसको फिर यूटिलाइज करके उसको रिस्पेक्ट किया, तभी आप यहाँ हैं। अदरवाइज बहुत सारे फैसिलिटी में बच्चे बिगड़ जाते हैं, उनको लगता है ठीक है अब तो सब कुछ मिल ही गया, तो अलग से मेहनत करने की क्या जरूरत है। लेकिन आपने उसको रिस्पेक्ट किया एंड इट इज मैटर ऑफ प्राउड मोमेंट्स फॉर योर पेरेंट्स कि आप फाइनली आईएएस बनकर मेरे साथ आज हम डिस्कस कर रहे हैं, राइट? जी सर। स्पेशली आपके जैसे जो स्टूडेंट्स, उनके आपके ब्याह पे कहना चाहूंगा कि कई बार पेरेंट्स की फैसिलिटी और सुविधाएं जो अपनी संघर्ष से लोग इकट्ठा करते हैं, स्टूडेंट्स कई बार उसको बहुत ज्यादा कैजुअली लेते हैं या बहुत इजीली टेकन लेते हैं फॉर कि ग्रांटेड ले लेते। टेकन फॉर ग्रांटेड। तो वो फिर आपके लाइफ में ग्रोथ का बहुत बड़ा बाधक बन जाता है। तो बिल्कुल जो सर। आपकी मेहनत, आपकी पहचान आपकी मेहनत से बनेगी, जी और सर। अपने पेरेंट्स के द्वारा फैसिलिटी जो दी जाती है उसको कितना रिस्पेक्टफुली आप यूटिलाइज करते हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, राइट? अभी इससे पहले कि अपनी डिस्कशन में, चूंकि आपके 4 अटेम्प्ट आपने लिए हैं, पहले 2 अटेम्प्ट में आपके प्री नहीं हुए, थर्ड अटेम्प्ट में आपका मेंस में नहीं क्वालिफाई किए, अभी आपने थोड़ी सी चर्चा उसकी की थी, और इंटरव्यू में भी फाइनली इतना अच्छा रिजल्ट आपने बनाया। लेकिन उससे पहले सबसे पहले आता है कि आइडिया, की वन आइडिया कैन चेंज द लाइफ। तो ये आइडिया कहाँ से आया कि मुझे आईएएस बनना है? सर ये थोड़ा अनकन्वेंशनल आंसर है क्योंकि लोगों का होता है बचपन से या फिर पेरेंट्स का सपना होता है कि बच्चा आईएएस बनेगा। मेरा बिल्कुल ऐसा कोई सीन नहीं था। जब मैंने 2016 में नौकरी ज्वाइन किया था और एक साल 2017 तक भी मेरा कोई कोई इंटेंशन नहीं था सिविल सर्विस ज्वाइन करने का। इवन गवर्नमेंट सर्विस की तरफ कोई इंक्लिनेशन भी नहीं था। मेरा यह था कि 2 साल के बाद एमएस करने जाएंगे यूएस और फिर जो करियर प्रोग्रेशन उधर होता है वो कर लेंगे। ऐसा हुआ सर कि मेरे जो मैनेजर है मेरे ऑफिस में वो सोशल सर्विस में बहुत इन्वॉल्व थे। प्रेम कुमार वडपल्ली उनका नाम है। मेरे पापा एडमिनिस्ट्रेशन में थे तो मुझे बाद में लगा कि वो भी हैज रब्ड ऑफ ऑन मी। और सर मैंने टीआई में रहते रहते बहुत सारे सीएसआर एक्टिविटीज किया है जिसके अच्छा। वो चक्कर में आई हैव गॉन थ्रू द कॉर्नर्स, नूक एंड कॉर्नर्स ऑफ कर्नाटका लॉट। तो आई हैव सीन द ग्राउंड लेवल थिंग्स एंड आई हैव सीन एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स। एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सर से मेरी ब्रीफली एक बार इंटरेक्शन हुआ था तो उसमें मुझे समझ आया था कि एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को आप ढंग से यूज करो तो आप बहुत अच्छा चेंज कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं। एंड फिर मुझे लगा कि मैं अब अगर मेरा स्किल्स और पोटेंशियल को यूटिलाइज कर ही रहा हूँ
तो मैं अपने देश के लिए क्यों ना करूँ, सोसाइटी के लिए क्यों ना कुछ करूँ। और अगर करना ही है तो जिस जॉब में मुझे सबसे ज्यादा मौका मिलेगा डाइवर्स फील्ड में काम करने का, उसमें क्यों ना कोशिश करूँ। मतलब कोशिश करना चाहिए, हो ना हो वो अलग बात है, ये एक प्रोसेस है ऑब्वियसली, बट कोशिश जरूर करना चाहिए। तो दैट वाज माय इंटेंशन बिहाइंड इन ट्राइंग टू ट्राई इन फॉर द सिविल सर्विसेज सर। अभिजीत, बेसिकली ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन यूपीएससी का भी है, खास करके हो सकता है आपसे भी पूछा गया हो कि आप ऑलरेडी इंजीनियर हैं, आपके पैकेज जो है प्राइवेट सेक्टर में, कॉर्पोरेट्स में ज्यादा हो सकते थे, देश विदेश की सारी अपॉर्चुनिटी आपके ओपन थी, उसको छोड़ कर करके जहां आपको उस लेवल की सैलरी भी नहीं मिलेगी, तो आपने आईएएस में आने के लिए क्यों प्रेफर किया? सर इसका मेरे पास तीन चार रीजंस थे। मैंने बहुत सोचा इसके बारे में। पहले चीज तो सर जो कि सब बोलते हैं और वो एक्चुअल में रीजन होता भी है, कि डाइवर्सिटी ऑब्वियसली। ए टू जेड में कोई भी लेटर उठा लीजिए, कोई भी लेटर का कोई डिपार्टमेंट में जरूर ना जरूर आप काम करेंगे थ्रू आउट योर लाइफ। सर सेकेंडली लीडरशिप अपॉर्चुनिटी एट अ वेरी अर्ली एज, ये आता है आईएएस में। थर्डली सर क्रिएटिविटी को यूज करके हम सोसाइटी का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। और जैसे कि एक मान लीजिए, अगर मैं डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हूँ किसी डिस्ट्रिक्ट का, उधर कोई क्रिएटिव कोई एक्सपेरिमेंट किया कि एनरोलमेंट बढ़ाने के लिए क्या मुझे ज्यादा बुक्स देने चाहिए या फिर टीचर का टाइम बढ़ा देना चाहिए, नंबर ऑफ टीचर्स बढ़ाना चाहिए, और वो एक्सपेरिमेंट अगर काम कर गया, तो फिर आई कैन रेप्लिकेट इन द एंटायर स्टेट, जैसे बीड मॉडल या फिर इंदौर मॉडल ऑफ बायोरेमेडिएशन। ये सब चीजें इज बीइंग डन बाय आईएएस ऑफिसर्स ओनली सर। तो दीज आर वेरी इंस्पायरिंग स्टोरीज जो मुझे लगा कि एज अ आईएएस ऑफिसर हम अचीव कर सकते हैं। एंड ऑब्वियसली सर टू टॉप इट ऑफ, मतलब हम देश के लिए कुछ कर रहे हैं वो तो है ही। तो आई मीन दीज आर द थिंग्स। तो मेरे लिए इट बिकेम अ क्वेश्चन ऑफ नॉट व्हाई आईएएस, इट वाज लाइक मोर ऑफ व्हाई नॉट द आईएएस। यस, तो दैट सर इज वेरी वेरी सर गुड। यही यही था सर। नहीं, बहुत अच्छा। एक्चुअली क्या है, देखिए, जब आपके एप्टीट्यूड में एक डायनेमिज्म है, कुछ अलग करना चाहते हैं, सिर्फ अपने लाइवलीहुड के लिए नहीं, सिर्फ लाइफ की लग्जरी कंफर्ट्स के लिए नहीं, बल्कि कुछ देश के लिए, कुछ लोगों के लिए, और उसके प्रति आपको एक रिवार्डिंग करियर दिख रहा है, तो नेचुरली इससे बढ़िया ऑप्शन हो नहीं सकता। दैट इज वेरी जी सर गुड। बिल्कुल। अभिजीत, आपकी जो जर्नी है 2020 से लेकर के 22 तक की जर्नी, 20, 21, 22, बहुत लंबा भी नहीं। मेरे ख्याल से पहला अटेम्प्ट आपने 19 में लिया या 20 में? 18 सर, 18 सर। 18 was your first attempt, 18, then 19, then 20, 21। इसे कंटिन्यूअस जर्नी है, दो बार प्री नहीं हुआ, राइट? तीसरे बार आप मेंस नहीं क्वालिफाई कर पाए, चौथे में आप इतना अच्छा रैंक ले लिए, तो नेचुरली आपके पास एक इंसाइट है कि क्या शुरू में कमी रह गई और बाद में आपने कैसे क्या करेक्ट किया, है ना? फेलियर्स आर पिलर्स ऑफ सक्सेस, ये एक, इस प्रोवर्ब को ध्यान में रखते हुए थोड़ा आप अपनी जर्नी को समझाइए कि पहले से अटेम्प्ट में, सेकेंड अटेम्प्ट में क्या गलतियां रही, फिर क्या करेक्ट किया आपने, फिर मेंस में क्या आपने करेक्शन लाया कि आज फाइनली इंटरव्यू में इतने अच्छे रैंक लेके आप मेरे साथ इंटरव्यू में बैठे हैं। सर पहले दो अटेम्प्ट में, ये तो पहले बताना चाहता हूँ कि मैं जॉब के साथ करता था तो मुझे उतना टाइम मिलता नहीं था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था कि जितना भी टाइम मिलता है उसको मैं अच्छे से यूटिलाइज करूँ। ये यूटिलाइज मैं नहीं कर पाया। इसके दो तीन रीजंस थे सर, क्योंकि मैंने इनिशियली गाइडेंस सीख नहीं किया था। मैंने अपने विजडम के बेसिस पे, और मुझे लगा कि जो मेरा विजडम है उस बेसिस पे मैं आगे बढ़ूँ तो अच्छा होगा। तो ये मैंने गलती की थी, आई डिड नॉट सीक इनिशियल गाइडेंस। मुझे शायद एक कोचिंग या फिर ऑनलाइन कोचिंग कुछ ना कुछ शायद ज्वाइन करना चाहिए था इन इनिशियल डेज, जस्ट टू गेट द डायरेक्शन। सेकेंडली सर आई वुड से कि आई मैंने लिमिट नहीं किया मेरे सोर्सेज में, इधर उधर का बहुत चीजें पढ़ने लग गया था, एंड डायरेक्शनलेस हो गया था मेरा अटेम्प्ट सर। एंड थर्डली मैंने नोट्स ज्यादा नहीं बनाए थे, सो मेरा रिवीजन में बहुत प्रॉब्लम हो गया था। एंड सर ओवरऑल मैं नहीं बोलूंगा कि द फर्स्ट दो अटेम्प्ट मेरे सीरियस थे, बट मैंने गलतियां बहुत की है सर। एंड उसी से मैंने सीखा है और मैंने ये इंश्योर किया है कि आई डोंट मेक द सेम मिस्टेक्स ट्वाइस। मेरे थर्ड अटेम्प्ट में सर प्रीलिम्स आई डिड एवरीथिंग राइट, क्योंकि मुझे अपना स्ट्रेटेजी समझ आ गया था कि नोट्स कितना इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नोट्स, माइक्रो नोट्स। राइट। इधर उधर से पढ़ के यू वर्क वेरी हार्ड इन इनिशियल डेज कि आप नोट्स अच्छा बना लो। उसके बाद यू मूव अवे फ्रॉम द नोट मेकिंग साइकिल इनटू द रिवीजन एंड प्रैक्टिस साइकिल, एंड दैट इज व्हाट एक्चुअली हेल्प्स। तो ये प्रीलिम्स का आई हैड डन राइट, बट मेंस में सर आंसर राइटिंग में प्रीलिम्स के साथ साथ ही करता था, और मैं आईसीएसई बैकग्राउंड से हूँ तो वो एक फायदा मिला कि वो प्रेजेंटेशन और ये सब केम नेचुरली टू मी। बट सर जो ऑप्शनल है उसमें आई वाज अंडर द इंप्रेशन दैट जनरल जीएस टाइप आंसर्स विल वर्क। तो मेरे मार्क्स भी जीएस टाइप आए थे इन द ऑप्शनल पेपर्स इन 2020। सो वो एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी जो 2020 में मैंने सुधारा, और मेरे अराउंड 100 मार्क्स एडिशन था
from 2020 to 2021 in optional. मेरे essay paper was मतलब all the two attempts went very well. The GS papers were also very well. It was only the anthropology जो मैंने improve किया. बट मैं सर यही बोलूंगा कि डोंट मेक द मिस्टेक ऑफ नॉट प्रैक्टिसिंग फ्रॉम अर्ली ऑन मेंस का। मतलब लास्ट जो 2-3 महीने है प्रीलिम्स से पहले, उसमें आप प्रीलिम्स मोड में चले जाइए, लेकिन उससे पहले प्रीलिम्स एंड मेंस की इंटीग्रेटेड स्टडी करना मेरे हिसाब से आई थिंक अ गुड अप्रोच रहेगा सर। आपने अपनी बातें अच्छी कर दी, फिर भी मैं थोड़ा सा पॉइंटर्स फॉर में 3-4 पॉइंट में जो बता सकते हैं करेक्टिंग ऑन योर मिस्टेक्स राइट फ्रॉम प्री टू मेंस, वो जरा बता दीजिए। 1 2 3 4 5 जो भी आपको चले। सर फर्स्ट चीज, लिमिट योर सोर्सेज। सेकेंडली, डोंट हेजिटेट बिफोर सीकिंग गाइडेंस। वो गाइडेंस आपका यूट्यूब वीडियोस भी हो सकता है, कोई लेक्चर भी हो सकता है, कोई मतलब कोई कोर्स भी हो सकता है, कोई मेंटर ये भी हो काइंड ऑफ सकता है। मेंटरशिप इज एग्जैक्टली सर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इनिशियल डेज। मतलब उसके बाद यू मेक द डिसीजन कि आपको कंटिन्यू करना है कि नहीं, लेकिन इनिशियल गाइडेंस इंपॉर्टेंट। सर दैट इज द सेकंड थिंग। द थर्ड थिंग इज प्रैक्टिस, practice and revision, the fourth thing. So these are the things I would say, pointers which are very very important, which if you do it right, then आपका एग्जाम क्लियर हो सकता है सर। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। ऑन बिहाफ ऑफ यू आई विल टेल कि आप जब भी स्टार्ट करें तो रैंडमली जंप ना कर जाएं कि चलो कहीं से सुना है, कुछ किया है तो आईएएस की तैयारी करनी है, तो आप उस पर जंप कर गए। सबसे पहले उसका मूल मंत्र जानना जरूरी है। उसके लिए सिलेबस को ध्यान से पढ़िए, पिछले साल के क्वेश्चन देखिए, अच्छे रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई कीजिए, और सबसे बड़ी चीज है किसी अच्छे जानकार या कोचिंग जो भी आपको है उसके साथ एक अंडर प्रॉपर केयर एंड गाइडेंस को करें, तो समय बचेगा और आप फोकस्ड होकर कर सकते हैं। जी सर बिल्कुल। अब आती है बारी एक जो है ना कि पूरी इस प्रोसेस में 4 साल के अंदर में या बहुत सेक्रीफाइसेस भी करने पड़ जाते हैं, है ना, चीजें हैं। तो जी सर। इसको, इस सेक्रीफाइसेस को किस अंदाज में आपने देखा? कुछ लोग कहते हैं कि भाई तो बड़ा यंग एज है, बहुत सारे फ्रेंड्स आपको कहेंगे भाई मैं तो इतनी पैकेज अर्न कर रहा हूं, तुम क्या कर रहे हो, तुमने नौकरी क्यों छोड़ दी, राइट। लोग सोशल क्रिटिसिज्म भी शुरू हो जाता है ना। क्या कोई लोग आपको ये कहते होंगे इतना आसान है, नहीं हो पाएगा। तो ये सारे चीजों को मैनेज करते हुए अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रखा आपने डिस्पाइट 3 फेलियर्स? सर ये मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दिस इज व्हाट टेक्स यू अहेड। तो सर आई वाज आउट ऑफ सोशल मीडिया, कंप्लीटली अवे फ्रॉम सोशल मीडिया। सिर्फ यूट्यूब यूज करता था फॉर लेक्चर पर्पसेस और थोड़ा बहुत यूट्यूब के वीडियोस फॉर रिलैक्सेशन। एक तो दैट नेगेटिविटी ऑफ सोशल मीडिया आई वाज अवे फ्रॉम। तो मान लीजिए कोई यूएस में जाके कुछ कर रहा है, जॉब कर रहा है, एंड वो फेसबुक में पोस्ट करता है, तो ये सब मैं मुझे दिखता नहीं था, और आई यूज्ड टू स्टे अवे फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स। सेकेंडली सर, आपने बहुत अच्छा एक पॉइंट बताया कि देर आर पीपल, देर ऑलवेज बी पीपल हु विल ट्राई टू पुल यू डाउन। आपको डिमोटिवेट करने का कोशिश करेंगे, आपको इनसे दूर रहना है, क्योंकि दुनिया में नेगेटिविटी इज ऑलवेज देयर। बट यू नीड टू स्टे पॉजिटिव एंड हैव फेथ इन द ट्रस्ट सपोर्ट सिस्टम। ये सपोर्ट सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप इंटेलिजेंटली चूज कीजिए कि कौन कौन फ्रेंड्स है आपके हु विल हेल्प यू इन द नेगेटिव और not so happy, not so positive, or not so successful part of your journey. Have faith in those friends, but cherish them. मतलब उनको भूल मत जाइए after you get a good rank or after you become successful. And sir, ये जो sacrifice की आप बात कर रहे थे, मैंने इसको कभी sacrifice की तरह देखा नहीं, राइट। क्योंकि I was always motivated कि मुझे ये करना है और एटलीस्ट अपना 100% देना है। जब तक मैं वो ना दूं तब तक मुझे शांति नहीं मिलती थी। और आई थॉट कि ऑल दीज सैक्रिफाइसेस और वॉट एवर यू कॉल इट, कि दोस्तों के साथ पार्टी में मत जाना, ना जाना, या फिर ज्यादा मूवीज में ना जाना और अपने घर में बैठ के पढ़ाई करना, दीज आई सॉ कि मुझे उस डायरेक्शन में पुश करे कि आई कैन गिव माई 100%। और सर मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि ये जो सैक्रिफाइस वाला चीज है, ये हम तो चूज कर लेते हैं कि हमें तो सिविल सर्विस की तैयारी करनी है, तो ये तो हमारे अंदर से आ रहा है कि हमें इसकी तैयारी करनी है। लेकिन सर एक्चुअल सैक्रिफाइस हमारे अराउंड जो फ्रेंड्स है, फैमिली है, दे आर द पीपल हु एक्चुअली मेक द सैक्रिफाइस। तो मैं इस चीज में बहुत ज्यादा बिलीव करता हूँ सर कि द एक्चुअल सैक्रिफाइस हैज नॉट बीन मेड बाय मी, बट बाय माय वेरी वेरी क्लोज फ्रेंड्स, बाय माय पेरेंट्स एंड बाय माय वेल विशर्स सर। मैं तो यही कहूंगा। बहुत अच्छी बात है। एक्चुअली कि पर्सपेक्टिव है कि आप कैसे देखते हैं। आपने अपनी सेक्रीफाइस को उल्टा अपने चेंज कर दिया कि जो हमारे नियर एंड डियर वंस हैं ये यस उनके सर। सेक्रीफाइसेस हैं। एंड मोर इम्पोर्टेंट इज कि जैसे मैं कहता हूँ ड्रीम स्टेलर्स आर अराउंड यू। आपके सपनों के चोर आपके आसपास के लोग हो सकते हैं, अपने लोग भी हो सकते हैं। कोई कीमती सामान आपका बाहर का चुराएगा, लेकिन आपका अपना सपना वो अपनी रीजन से लोग अपनी अपनी सोच के कारण से, उनके अपनी फियर फैक्टर्स होते हैं जो आप पर इम्पोज करते हैं।
आपको अपने पर विश्वास रखना चाहिए, एंड नो बडी कैन बिलीव बेटर देन यू योर सेल्फ, राइट, बहुत बड़ी चीज है। तो इसको एक, लेकिन स्टार्ट के लिए देखो क्या होता है, कभी हम लोग जो बात कर रहे हैं 2023 के एग्जाम यदि हो रहे हैं, पहले उनके लिए थोड़ी सी बात करते हैं, फिर मेंस में इस बार जो एग्जाम दे रहे हैं उनकी भी चर्चा करेंगे, राइट। तो जो लोग बिगिनर्स हैं, मान लीजिए आज से हम लोग आज 12 जून 2022 में बात कर रहे हैं, 2023 का एग्जाम देना है, नेक्स्ट ईयर जून में किसी को प्री देना है, और ये सोचता है कि मैं पहले अटेम्प्ट को ही शानदार अटेम्प्ट बना दूं, अपना बेस्ट दूं और पहले अटेम्प्ट में सक्सेस पाऊंगा, ऐसी कोई फीलिंग लेके चलना चाहे, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि व्हाट इज द बेस्ट वे, वेल बिगन इज हाफ डन, वो स्टार्ट कैसे करें? जैसे कि सर मैंने स्टार्टिंग पढ़ाई ही स्टार्ट की और एग्जाम देना ही स्टार्ट कर दिया। ऐसे नॉर्मली लोग करते नहीं है। नॉर्मली लोग 1-1.5 साल का बेस तैयार करते हैं, उसके बाद अपना फर्स्ट अटेम्प्ट देते हैं। क्योंकि मैंने थोड़ा लेट स्टार्ट किया था तो मैंने ये अप्रोच लिया था, या फिर ये मुझे उस टाइम ज्यादा समझ आया नहीं था तो मैंने ये अप्रोच लिया था। तो सर आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि जो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना चाहते हैं तो हाउ शुड दे अप्रोच। आई थिंक ये ये यूपीएससी एक इतना लंबा जर्नी है। दीज आर स्मॉल स्मॉल थिंग्स डन करेक्टली, दैट इज द सक्सेस दैट यू गेट इन यूपीएससी। तो दो स्मॉल थिंग्स राइट फ्रॉम द स्टार्ट आपको पता होना चाहिए। जैसे कि हमने सर डिस्कस किया कि गाइडेंस का इंपॉर्टेंस, अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में इसको क्रैक करना चाहते हैं तो देर इज नो रूम फॉर एरर, तो आपको गाइडेंस तो लेना ही पड़ेगा, गारंटीड। और मतलब गाइडेंस नहीं लेंगे तो यू रन द रिस्क ऑफ डायरेक्शन खो बैठना। तो राइट। वो बहुत गलत है। तो एक कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करिए विच यू थिंक इज यूपीएससी स्टैंडर्ड। देन किसी बहुत रेस्पेक्टेड मेंटर से मेंटरशिप लीजिए। तो डू नॉट हेजिटेट टू रीच आउट टू पीपल, रीच आउट टू टॉपर्स। रीच आउट टू टॉपर्स का जो टेलीग्राम चैनल या कुछ भी, मेरा खुद का है। तो मतलब रीच आउट इन एरियाज, गेट योर एरिया, मतलब put all the steps correctly and practice. Understand what is your weakness, understand what is your strength, and try to improve on your weaknesses. और ये तभी होगा if you get the practice correctly, practice and revise. तो सर मतलब बेसिक्स तो सेम ही है, बट बेसिक मतलब ओवरऑल पॉइंट यही है कि there is no room for error if you want to get it right in the first attempt. बेसिकली रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन इज ऑल्सो बिग चैलेंज। क्या पढ़ें, Yes sir, क्या छोड़ें, ये बहुत बड़ी समस्या रहती है, आपकी भी रही होगी। तो इसके बिल्कुल। बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, रिसोर्सेज को कैसे आइडेंटिफाई करके लिमिट करें, किन किन रिसोर्सेज पे, तो उसके बारे में आपकी क्या सोच है? सर एक तो कन्वेंशनल विजडम जो हमारे सीनियर्स ने बोला है, टॉपर्स ने बोला है, उस पे आप जा सकते हैं, बिकॉज दे हैव बीन थ्रू द स्ट्रगल एंड एवरीथिंग एंड दे नो द राइट रिसोर्सेज। तो वो रिसोर्स से स्टैंडर्ड बुक्स हमेशा हर एक सब्जेक्ट का होता है, उससे आप पढ़िए, नोट्स बनाइए। लेकिन ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से देखिए कि सिर्फ और सिर्फ उससे पूछ रहा है क्या कि इधर उधर का नॉलेज भी चाहिए। अगर इधर उधर का नॉलेज चाहिए तो आपको थोड़ा बहुत पढ़ना होगा एक्स्ट्रा। लेकिन कुछ कुछ सब्जेक्ट्स में इधर उधर का नॉलेज इतना अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है, जैसे आर्ट एंड कल्चर, तो ज्यादा पढ़ के फायदा नहीं है। तो आप एक लिमिटेड हाई यील्ड एरिया पढ़िए और होप कीजिए कि उसी के अंदर क्वेश्चन आएगा। अगर नहीं आया तो आप ऑप्शन एलिमिनेशन से कोशिश कीजिए, अगर नहीं हुआ तो छोड़ दीजिए। तो सर सोर्सेस तो मेरे हिसाब से लिमिटेड ही रखना चाहिए, बट चूजिंग द सोर्सेज वाइजली जो आपने बोला, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड उसके लिए प्रीवियस ईयर्स सीनियर्स गाइडेंस और सम यूट्यूब लेक्चर्स में हेल्प, एंड या क्वेश्चन पेपर्स। क्वेश्चन पेपर्स। यस सर, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स, उसको अच्छे से यूटिलाइज करना आना चाहिए। हाँ, बेसिकली क्या है कि स्टूडेंट के अंदर में एक अननेसेसरी डिस्प्रेशन आता है कि हम शायद ज्यादा किताबें पढ़ेंगे, कई किताबें पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा करेंगे। ये होना नहीं चाहिए। बेसिकली आपको एक स्ट्रक्चर खड़ा करके सिलेबस को एकदम क्लोजली रहते हुए, पिछले साल के क्वेश्चन को देखते हुए, यू हैव टू फर्स्ट वर्क ऑन योर फंडामेंटल्स, फिर उसके बिल्कुल अराउंड हम बिल्ड करें तो अच्छा है, बिल्कुल। और फिर प्रैक्टिस दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग, यस राइट। सर, यस सर, एब्सोल्यूट। अभिजीत, टाइम मैनेजमेंट इन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन इज ए वेरी क्रूशियल थिंग। लोग बड़ी अलग अलग तक की बातें कर देते हैं, स्टूडेंट्स में खो जाते हैं, क्यों कहेगा कि भाई आईएएस बनना है तो बस दिन रात एक कर दो, 24 घंटे के अंदर 15 घंटे 16 घंटे पढ़ो, नींद छोड़ दो, सब कुछ सेक्रीफाइस कर दो। ये बड़ा एक मिथ रहता है। लेकिन जो मैं सालों साल से जो काम स्टॉपर्स के साथ बात करते हैं और हमारा एक्सपीरियंस रहा है कि एक डिसिप्लिन वे ऑफ वर्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। बिल्कुल तो सर। उस चीज को आई एम श्योर कि आप उसी लाइन पे बात करेंगे। 24 घंटे की जो रूटीन है, एक साल के आगे का सफर है, इसमें एक एवरेज कितने वर्किंग आवर के साथ और कैसे हर चीज को बैलेंस कर करके आपने भी किया होगा, वो जरा आप शेयर कीजिए अपनी बात। सर जब मेरे
अर्ली अटेम्प्ट्स में तो मुझे ज्यादा टाइम मिलता नहीं था, लेकिन जब घर आया था तो देयर वाज नथिंग एल्स एक्सेप्ट प्रिपरेशन। लेकिन सर तब भी मैं उतने घंटे, मतलब जितने 12 घंटे 14 घंटे पढ़ना है, ये सब मुझसे होता भी नहीं था, और आई डोंट थिंक यूजफुल भी है सर। आप उतना ही पढ़िए जितना इट इज नीडेड टू गेट द जॉब डन। मैं ये सोचता था कि मुझे ये टॉपिक पढ़ना है, इसके लिए जितना भी टाइम लगे मैं उसको अच्छे से करूंगा। देर इज नो फिक्स टाइम। कभी मैं 10 घंटे भी पढ़ सकता हूँ, कभी मैं 3-4 घंटे भी पढ़ सकता हूँ, जिस दिन मैं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड हूँ माइंड में। और ऐसा दिन आता है सर, सबके एस्पिरेंट के लाइफ में आता है कि हाईज एंड लोज होते हैं। जिस दिन मैं ज्यादा पढ़ नहीं पाता, उस दिन मैं यूट्यूब में जाके रिलैक्स करता हूँ, या फिर जो क्लोज फ्रेंड्स हैं उनसे बात करता हूँ, या कुछ करता हूँ, कैच अप ऑन माई रिलेशंस विद फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। तो सर ये जो टाइम मैनेजमेंट है, ये सब विद लिटिल एक्सपीरियंस आ जाता है। बट बेसिक सर यही है कि आप आपके स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस को समझिए कि आपको किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, और उसके हिसाब से आप टाइम मैनेज कीजिए, किसको ज्यादा टाइम देना है, किसको कम टाइम देना है। किसी का अगर आंसर राइटिंग अच्छा नहीं है तो उस पर थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दीजिए। सर ऐसे ही है, मतलब दिस इज अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग। यस, आई थिंक इट्स अ लिटिल मिसगाइडेड। जो कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ इतने घंटे पढ़ने से ही आईएएस होता है, इससे बिल्कुल ऐसा नहीं है, मुझे तो नहीं लगता है। आई एम अ लिविंग प्रूफ कि ऐसा तो नहीं यस, यस, इट इज एन इफेक्टिव आवर ऑफ वर्किंग है। कि एब्सोल्युटली। कंसंट्रेट करके आप कैसे पढ़ रहे हैं, देन यू नीड एनफ टाइम टू गिव टू योरसेल्फ कि प्रोसेस कर सके उस थॉट्स को। अल्टीमेटली आपको सिर्फ डेटा बैंक बन के इस एग्जामिनेशन में सक्सेस नहीं मिलेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल नहीं मिलेगा। यू नीड टू बी एन एडमिनिस्ट्रेटर। तो जो मैं कहता हूँ कि भाई नॉलेज के साथ स्किल, स्किल के साथ साथ विजडम, ये तीनों आपको डेवलप करेंगे तब जाके एग्जामिनेशन में अच्छा करेंगे। राइट, एग्जाम वर्दी बनना पड़ेगा बेसिकली। राइट, राइट। अल्टीमेटली आपको एक बेसिक एनसीईआरटी लेवल की किताब पढ़ने के लिए सब सजेस्ट करते हैं। 10+2 का स्टैंडर्ड जनरल स्टडीज का दिया हुआ है। राइट। तो बेसिकली यहाँ कोई महारत तो हासिल करना नहीं है, बेसिकली आपको अपने व्यक्तित्व को उसके हिसाब से सोच को डेवलप करनी है, उसके लिए बिल्कुल। काम करना है। दैट्स वेरी एक कुछ फंडामेंटल चीजें होती हैं जैसे प्रिलिमिनरी के लिए, क्योंकि आपका 2 बार प्री नहीं भी हुआ और फिर अगले 2 बार आप क्वालिफाई किए, तो कुछ बेसिक टिप्स जो आप हाउ टू बी श्योर इन प्रीलिम्स। एक तो इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन करना है प्री मेंस का, दैट इज द बेसिक नीड। लेकिन एक होता है कि प्री के लिए इन चीजों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है, तब जाके आप प्री में जरूर होंगे, क्योंकि बहुत बड़ी भीड़ होती है उसमें से आपका सिलेक्शन एक काइंड ऑफ स्क्रीनिंग प्रोसेस है तो क्वालिफाई कर सकें। तो वो बिल्कुल क्या सर। कहना चाहेंगे आप? सर प्री तो मतलब यूपीएससी का आई थिंक द मोस्ट लार्ज स्क्रीनिंग प्रोसेस है। सर कुछ कुछ चीजें मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है। रिवीजन, प्रैक्टिस, कीपिंग योर सोर्सेज लिमिटेड, कमिंग इनटू द प्रैक्टिस एंड रिवाइज साइकिल अर्ली ऑन। बहुत मेहनत करके आप नोट्स बनाइए, लेकिन वो नोट्स का एक कट ऑफ डेट होना चाहिए, इसके बाद मैं ऐड नहीं करूंगा नया नोट्स। करंट अफेयर्स में यू मतलब कैटेगराइज कर लीजिए, जैसे ट्राइब्यूनल्स, इंपॉर्टेंट बॉडीज एंड देयर चेयरमैन, या फिर इसको इसको थोड़ा स्ट्रक्चर करते हैं डिस्कशन में हम लोग। आप बहुत अच्छी पॉइंट पे उठाया आपने। मैं जी उसको सर। स्पेसिफिकली 2-3 इसमें रिलेटेड सवाल पूछ लेता हूँ। अभी आपने ये कहा, तो ब्रीफली मैं बता देता हूँ कि मतलब, नहीं और मैं फिर आपको पूछ रहा हूँ उसके हिसाब से जवाब दे दीजिए, फिर उनको ठीक है क्लियरिटी आ सर। ओके जाएगी। सर। नंबर 1 कि हाउ टू प्रिपेयर नोट्स, दिस इज ऑल्सो एन आर्ट। ने अभी आपने बहुत इंटरेस्टिंग कुछ बात शुरू करी, तो थोड़ी सी बात अपनी नोट्स मेकिंग पे बात करिए फॉर सर यूपीएससी। मेरे हिसाब से नोट मेकिंग आपके पर्सनैलिटी के हिसाब से होना चाहिए, कि आपको किस चीज से फायदा है। आपको शायद पैराग्राफ में लिखने में नोट्स आपको अच्छा लगे, आपके लिए वो एनफ है मेंस के लिए, लेकिन मुझे माइक्रो नोट्स बेटर लगते थे, ताकि मैं रिवाइज कर पाऊँ, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको रिवीजन और प्रैक्टिस ही करना है। तो वो पॉइंट्स याद रखना इज मोर इम्पोर्टेंट, वो माइक्रो नोट्स फॉर्मेट में हो जाता था। और सर एक चीज जो मैं पहले 2 अटेम्प्ट में नहीं किया था और थर्ड और फोर्थ में किया था, रिलेटेड टू प्री, स्पेशली करंट अफेयर्स और मतलब कुछ और एनवायरनमेंट जैसे डायनामिक टॉपिक्स में, कि सर आई आई ट्राई टू सर्च फॉर हाई यील्ड एरियाज। जैसे कि ज्योग्राफी में आप अगर कैपिटल्स ऑफ इंडिया फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट और फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ अरेंजमेंट अगर आप याद कर ले, या फिर कौन सा हिल नॉर्थ साउथ में है, या फिर कौन सा रिवर कहाँ से पास करते हैं, उसका एक मेंटल मैप बना ले, तो ये ना आपको एलिमिनेट करने में बहुत आसानी कर देगा बहुत सारे क्वेश्चन में, या फिर कुछ कुछ क्वेश्चन में एटलीस्ट। जैसे एनवायरनमेंट में अगर नेशनल पार्क्स का एक लिस्ट आप याद कर ले, और फिर देख ले कि इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स में कौन कौन से टेम्पल उसके अंदर है, कौन सा रिवर है, कौन सा माउंटेन रेंज है, तो ये जो फिजिकल फीचर्स है, दीज थिंग्स आर वेरी यूजफुल फॉर पीपल। और सर करंट अफेयर्स में अगर मैं कहूँ, जो हाई यील्ड एरियाज है, ट्राइब्यूनल्स एंड देयर चेयरमैन, या फिर क्या बोलते हैं सर, इंपॉर्टेंट बॉडीज एंड देयर चेयरमैन, फॉर एग्जांपल नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ headed by the prime minister, but NTCA is headed by the minister of environment.
व्हाट इज द सोर्स, आर दी स्टैट्यूटरी बॉडीज, अगर स्टैट्यूटरी है तो कौन सा लॉ। सो ये जो लिस्ट है, ऐसे आपको मॉडर्न हिस्ट्री में भी बहुत सारे मिल जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन, इंपॉर्टेंट कांग्रेस सेशंस। सो आई मीन आप विद एक्सपीरियंस आपको पता ये चल जाएगा। इम्पोर्टेंट है कि पढ़ने के समय में जो चीजें पॉइंट के फॉर्म में जो आप भूल सकते हैं या उसको स्ट्रक्चर, कैटेगराइज कर लीजिए। यस, और उसको याद करके उसके नोट्स बना लें यस और सर। रिवीजन करने की आदत डालेंगे, बार बार आप रिवीजन यस करेंगे सर। तो नेचुरली वो चीजें याद ज्यादा रहेंगी, है ना। हर एक सब्जेक्ट में देर आर सम हाई यील्ड एरियाज जिसका आप कैटेगराइज करके नोट्स बना सकते हैं, और वो कैटेगराइज आपको, जैसे सर आपने बहुत अच्छे से बताया, कि रिवीजन करने में और बहुत फास्ट रिवीजन करने में टाइम आपको सेव करता है। हाँ, बेसिकली बार बार तो मेन सोर्स पे जाएंगे नहीं, तो आप नोट्स इस तरह से बनाएं, कभी भी आपको रिवाइज करना है तो चंद मिनटों में आपको रिवीजन हो जाए कि आई थी बिल्कुल बिल्कुल लाइक सर। दैट। अब बिल्कुल सर। यहाँ अभिजीत एक इंटरेस्टिंग चीज आता है कि पूरे प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के अंदर में बहुत सेगमेंट है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया भी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी है, इंडियन पॉलिटी गवर्नेंस है, साइंस टेक, बहुत सारी चीजें हैं। तो जो आपको लगता है कि सबसे ज्यादा एरिया ऑफ फोकस एग्जामिनेशन का वो किस तरह के क्वेश्चंस में ज्यादा है और किस एरिया में ज्यादा आ रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे इसमें? ये सर प्रीलिम्स के बारे में तो मैं ऐसा गेस नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे भी समझ नहीं आता है कि क्या फोकस है यूपीएससी का। स्पेशली 2022 का पेपर देख के तो मुझे ऑनेस्टली एकदम ट्रेंड ट्रेंड चेंज हो जाता है ट्रेंड, कभी और भी। सर मुझे समझ नहीं आया कि यूपीएससी चाहता क्या है, मतलब प्रीलिम से अपेरेंटली, एक्सेप्ट की अनप्रडिक्टेबिलिटी को हैंडल करने का क्वालिटी। बट सर मेंस में अगेन ट्रेंड कीप्स वेरिंग, ये ट्रेंड एनालिसिस मुझे थोड़ा सा डाइसी सा लगता है सर। लेकिन मेरा बेसिक अप्रोच यही है कि मैं ये सोचता हूँ कि इन्विजिलेटर क्या सोच रहा है जब वो आंसर करेक्ट कर रहा है, और उस हिसाब से मैं अपने आंसर्स को मोल्ड करता हूँ। आई ट्राई वैल्यू एडिशन, आई ट्राई गुड प्रेजेंटेशन, गुड इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, उसके लिए मैं मेहनत करता हूँ। एंड मटेरियल तो प्रीलिम्स का थोड़ा बहुत याद है, और मेंस रिलेटेड प्रिपरेशन वो सभी करते हैं, लेकिन आई फोकस्ड ऑन द वैल्यू एडिशन पार्ट से। बेसिकली थोड़ा सा कैंडिडेट यदि प्रीवियस क्वेश्चन के ट्रेंड को देखते जाएं तो एक बेसिक आइडिया लगना शुरू हो जाता है एंड अंडरस्टैंड देम एक डायरेक्ट। बेसिक पेरिफेरी सा बन जाता है कि इसके अंदर आ सकता है मोस्ट प्रोबेबली, राइट, और अगर यूपीएससी ज्यादा मतलब एक अनप्रडिक्टेबल ना बना इंटेलिजेंट दिया। गेस करने की आदत पड़ जाती है, बिल्कुल। इंटेलिजेंटली यू कैन अंडरस्टैंड कि जो फ्रेम है या क्वेश्चन सेटर इस डायरेक्शन में जा सकता है। अभिजीत, एक अभी आपने करंट अफेयर्स की बात की है, मैं थोड़ा सा, चूंकि ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसर्न रहता है स्टूडेंट का कि न्यूज़पेपर पढ़ें तो कौन सा पढ़ें, न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ें, कितने घंटे न्यूज़पेपर पे लगाएं, ये बड़ा कंफ्यूजन रहता है, और इन फ्यूचर में हमारे लिए काम की चीज क्या कैसे पता चलेगा, तो ये जरा सा आप बताइए सर। सर मैं बहुत ऑनेस्टली आपको कन्फेस करता हूँ कि मैंने न्यूज़पेपर ये पूरे 4 साल में एक बार भी नहीं पढ़ा है। मतलब कोई भी न्यूज़पेपर मैंने एज सच फॉलो नहीं किया है, कोई भी न्यूज़पेपर उठा के पीडीएफ भी नहीं पढ़ा है सर। व्हाट आई यूज टू डू इज आई यूज टू रेफर टू गुड कंपाइलेशंस, 3-4 का एक साथ मिला के, प्लस डेली न्यूज एनालिसिस वीकेंड में देखता था सर। लेकिन मैं ऑनेस्टली ये जरूर बताना चाहूंगा कि दैट इज नॉट द राइट अप्रोच गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि 2022 का पेपर मैंने देखा, और 2021 में भी मुझे लगा कि आर्ट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर धीरे 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 मोर इम्पोर्टेंट हो रहा है, बिकॉज इधर उधर से क्वेश्चंस, नॉट नेसेसरी इन द ओरिजिनल, और फिर जो हमें लगता है कि न्यूज़पेपर की ये सेक्शन में पढ़ना चाहिए, अदर सेक्शन से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। जैसे कि सर ओलंपिक्स पे आया था, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पे क्वेश्चन आया था, ये अगर कोई न्यूज़पेपर जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटरेस्ट की वजह से स्पोर्ट्स फॉलो करता है, उसको बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो सर न्यूज़पेपर रीडिंग इज एन आर्ट, and it should not be, मतलब even after UPSC also, मतलब being aware of things comes to newspaper यस only। यस। तो मतलब दिस इज अ गुड वैल्यू इन लाइफ विच, जो मैं अभी यूपीएससी खत्म हो गया तो अब मैं धीरे धीरे न्यूज़पेपर डेली कोशिश करता हूँ जब भी टाइम मिले न्यूज़पेपर पढ़ने का, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगने लग गया। इंटरव्यू से पहले मैं न्यूज़पेपर पढ़ता था, मैं बहुत एंजॉय करता था न्यूज़पेपर रीडिंग, तो अभी मैं फिर से कोशिश कर रहा हूँ सर। तो आई वुड सजेस्ट न्यूज़पेपर शुड बी रेड, बट साथ साथ में इफ यू वांट टू सप्लीमेंट इट, आप कंपाइलेशंस, मंथली कंपाइलेशंस, या फिर डीएनए एनालिसिस का कोई रिकैप वगैरह यूट्यूब में बहुत अवेलेबल है, वो देख लीजिए। तो सर मैं तो यही कहूंगा कि न्यूज़पेपर रीडिंग इज एन आर्ट जो कि आपको फोरसेक नहीं करना चाहिए, आपको कंटिन्यू करना चाहिए। और सप्लीमेंट करने के लिए आप मंथली मंथली कंपाइलेशंस कर लो। कंपाइलेशंस देख लीजिए, इधर उधर से 2-3 जो अच्छा हो। ये सर बिल्कुल। और फिर यू सप्लीमेंट इट विद सम डीएनए एनालिसिस का कंपाइलेशन जो कि इजीली अवेलेबल ऑन इंटरनेट। अभिजीत, बेसिकली क्या है कि इट इज जस्ट लाइक टेकिंग ब्रेकफास्ट एवरी डे, सो इफ यू टेक न्यूज़पेपर रीडिंग, 1 घंटे लगाना स्मार्टली बहुत आसान है कि आप और उससे ज्यादा बहुत ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है।
मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप 1 घंटे का टारगेट रखिए, एक न्यूज़पेपर का जो भी सिलेक्ट करें, इंडियन एक्सप्रेस है या हिंदू है और एनी अदर नेशनल डेली विच यू प्रेफर। लेकिन जरूरी है कि एक बार एज ए जनरल रीडर पढ़िए, 20 मिनट उसमें स्कैन थ्रू करिए कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कुछ लाइंस पढ़ के समझ में आता है, किसी का हेडलाइन से समझ, अन्य से बहुत सारे डिटेल न्यूज पढ़ने के लिए खाली टाइम है नहीं आपके पास, बट यू कैन गेट एन आइडिया व्हाट इज गोइंग अराउंड द वर्ल्ड। द सेकंड थिंग एब्सोल्युटली। इज कि जब आप पढ़ रहे हो तो आप मार्क करते जाइए कि जो आपके सिलेबस से क्या मैच कर रहा है, कल्चर है, आर्ट है, स्पोर्ट्स है या इकोनॉमी है, साइंस टेक है, इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस, सब आपके सिलेबस में डिफाइंड है। उससे रिलेटेड कोई चीज आती है उसको मार्क कर लीजिए, अनदर 40 मिनट सीरियसली उसको पढ़िए। तो क्या होगा कि आपके पास वो चीजें रोज की रोज अपडेट होती चली जाएंगी, व्हाट इज गोइंग, एंड देन ऑफ कोर्स कंपाइलेशन एनालिसिस, मंथली जर्नल्स दैट उसे कैन सप्लीमेंट कर लीजिए बेसिकली, लेकिन दैट दैट कैन नॉट बी द मेन सोर्स गोइंग यस। फॉरवर्ड हाँ, अकॉर्डिंग जो टू मी। ओपिनियन डेवलप करना है तो आपको डेली पढ़ेंगे तो दैट विल हेल्प यू बेटर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। गुड, वेरी ऑनेस्टली यू हैव एक्सेप्टेड इट, क्योंकि आपने जो चीज नहीं किया वो भी आपने बड़ा ऑनेस्टली लोगों को बताया, थैंक यू दैट सर। वेरी गुड। नाउ कमिंग टू द मेन एग्जामिनेशन, अभी खास करके जो मेन एग्जामिनेशन का टाइम आ रहा है, जो लोगों ने प्री दिया है, और ऑल्सो उन लोगों के लिए जो नेक्स्ट ईयर जाएंगे, इसको ध्यान में रखते हुए कि जो प्रीलिम्स और मेंस की स्ट्रैटेजी, उसके अकॉर्डिंगली दोनों में क्या डिफरेंस है, मतलब प्री में क्या रिक्वायरमेंट थी और मेंस के ऊपर में किन बातों पे विशेष ध्यान देना चाहिए। सर मेंस इज ऑल अबाउट आंसर राइटिंग, क्योंकि इट्स नॉट, सर आप मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि प्रीलिम्स में आपको आपके सामने चीज है, उससे आप याद कर रहे, अच्छा ये टॉपिक है, इस पे मुझे एक दो चीज याद करने देखना है कि ये बेसिकली सर, जस्ट टू रिफ्रेस, प्रीलिम्स में इट्स अबाउट इज इट राइट और रॉन्ग, मतलब फाइनल बेसिक इट बॉइल्स डाउन टू इज दिस स्टेटमेंट करेक्ट और नॉट। बट मेंस का सर अप्रोच ऐसा है कि आपको जनरल एक स्टेटमेंट दिया जाएगा, उस पे आपको जो भी चीज आप याद कर सकते हैं वो आपको लिखना है। यहाँ पे ऑलरेडी आपके सामने चीजें हैं कि ये सही है कि नहीं है। तो ये अप्रोच, बेसिक अप्रोच इज वेरी डिफरेंट। तो मेंस के लिए इज मोर रिवीजन रिवीजन रिवीजन, ताकि यू कैन रिकैपिचुलेट एंड रिप्रोड्यूस द पॉइंट्स। एंड प्रीलिम्स में इवन इफ आप लास्ट डे में वो रिवाइज नहीं किए हैं, तो तब भी आपको याद होगा, एक दिमाग में हिट कर जाएगा कि दिस मे हैव ऑकर्ड, एंड इसका ये ऑप्शन तो बहुत एक्सट्रीम लग रहा है, ये तो हो नहीं सकता है। तो एक तो बेसिक ही अप्रोच है सर, डिफरेंस। एंड सेकेंडली सर, मेंस इज ऑल अबाउट expressing it in clear ideas, clear words, clear English, simple English. Whereas prelims में there is no such requirement, there is no writing as such. Mains में your personality comes out, prelims में it doesn't. तो सर यही बेसिक डिफरेंस तो मुझे यही लगता है। हाँ, अभी आपने जिससे इंग्लिश कहा, तो जो लोग आप हिंदी में वाच कर रहे हैं उनके लिए कह रहे हैं कि अल्टीमेटली कम्युनिकेशन इज इम्पोर्टेंट, जी कि सर कैसे बिल्कुल। कम्युनिकेट कर रहे हैं। अगर इंग्लिश हिंदी किसी में भी लिखेंगे, सिंपल में लिखिए, ज्यादा इधर उधर का फ्लावरी लैंग्वेज कॉम्प्लेक्स चीज लिखने की जरूरत बिल्कुल नहीं। हिंदी मीडियम में थोड़ी सी स्टूडेंट के साथ ये परेशानी हो जाती है कि चूंकि लग्जरी ऑफ लैंग्वेज हो जाता है, तो बहुत कई बार फ्लॉरी लैंग्वेजेस या बहुत एलाबोरेटिव लिखने लग जाते हैं। जो चाहता है एग्जामिनेशन, उसी हिसाब से अपनी राइटिंग स्किल को डेवलप कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, दैट विल हेल्प। सो हियर इज इन द मेंस व्हाट आई गॉट फ्रॉम योर पॉइंट इज कि ओपिनियन हाउ यू डेवलप एट योर ओन, जो आप पूरे आंसर में थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने की ताकत रखते हैं, हाउ यू प्रेजेंट योर पॉइंट ऑफ व्यू with basic facts and figure, right? So it is all about the presentation skill. And as you nicely said कि मेन से ही राइटिंग में आपकी व्यक्तित्व का परीक्षण इन ए वे इन रिटन फॉर्म आना शुरू हो गया कि आप कैसे करने जा रहे हैं, राइट? दैट इज, बिल्कुल। क्योंकि दिस एग्जामिनेशन इज टेस्टिंग अबाउट, क्योंकि आप कल प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड के साथ, डिसीजन मेकिंग के साथ में जब आप सर्विस में होंगे, तो उसमें आप तरह तरह के सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं कि इकोनॉमी, पॉलिटी, साइंस, टेक, तो हर विषय वस्तु से आपको डील करना होगा। तो हाउ जी यू सर। विल हैंडल देयर ऑन द ग्राउंड, ये सब्जेक्ट मैटर्स में। 4 सब्जेक्ट यदि 4 पेपर देखें, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, तो सारों को मिला दें, तो ये सब मिला करके जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन के अलग अलग डायमेंशन हो सकते हैं, राइट, हिस्टोरिकल, कल्चरल, ज्योग्राफिकल, सोशियोलॉजिकल, है ना, पॉलिटिकल, मल्टी एंगल से सोचना है सब एक टॉपिक के सब बारे में, मल्टीपल, और उस हिसाब से कैसे आपको तो ये सब चीज का टेस्ट आपका सोचना। हो जाता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल सही बात बोला आप। उसके बाद ये बात आती है कि मेंस के कारण में, चूंकि वर्ड लिमिट का बड़ा अंदाज है, समय कम हम्म। होता है, स्पेस भी लिमिटेड होता है, तो बिल्कुल। एक प्रेजेंटेशन स्किल जिसको कहते हैं कि क्या आप चार्ट्स, पाई पाईग्राम, कुछ ऐसी चीजें भी
क्रिएट बिल्कुल करना सर, चाहिए कैंडिडेट को, आपने भी क्या बिल्कुल सर, किया। मैं इसको बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि ये जो वैल्यू एडिशन चीज है सर, दीज आर द थिंग्स विच सेट्स योर आंसर अपार्ट दूसरों से। क्योंकि जीएस में स्पेसिफिकली तो सबको ऑलमोस्ट सिमिलर नॉलेज ही होता है। इट्स जस्ट द वे यू प्रेजेंट योर आंसर्स दैट मेक्स अ डिफरेंस। फॉर एग्जांपल सर, द आर्ट ऑफ मेकिंग द इंडिया मैप और द वर्ल्ड मैप इन 10-15 सेकेंड्स। मैंने जीएस वन पेपर में इस बार 10 इंडिया मैप्स और 4 वर्ल्ड मैप्स बनाया था, जस्ट टू एक्सप्लेन माई पॉइंट्स। ज्योग्राफी में इट्स अबाउट बीइंग टेक्निकल, कि आप रेन मत लिखिए, आप प्रेसिपिटेशन लिखिए, जस्ट एज अ स्मॉल एग्जांपल। और फिर आप टेक्निकल डायग्राम्स बना दिए विच आर टेक्निकली करेक्ट। आप इस मतलब एक अर्थ के नीचे दो, मतलब क्रस्ट के नीचे दो लेयर्स है, सियाल एंड सीमा। तो आप सियाल को ऊपर रखिए, सीमा को नीचे रखिए, सीमा को ऊपर नहीं, सियाल को नीचे नहीं। तो दिस टेक्निकल करेक्टनेस शुड बी देयर, बट यू डोंट हैव टू बी प्रिसाइज इन डायग्राम्स। ऐसे जैसे सर आपने बहुत राइटली बताया, ब्लॉक डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स, these are the things that make a difference, add value to your answers and make it different from other people. मैं तो ये बहुत strongly believe करता हूँ सर कि फ्रॉम एन इन्विजिलेटर परस्पेक्टिव ऑल्सो अगर आप सोचें तो उनको भी अच्छा लगता है ऐसे आंसर देखने, क्योंकि दे आर ऑल्सो मोनोटोनी उनका भी आता है, दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स, दिन में 100 पेपर्स करेक्ट कर रहे हैं वो। तो मेक इट इजियर फॉर देम to correct the answer, have that humanistic approach, generous approach. I think you are rewarded also. Means I it has been my experience that I have been rewarded both in 2020 and 2021 sir. वेरी नाइसली एक्सप्लेन्ड। अभिजीत, इसमें मैं से भी एक एडिशन करना चाहूंगा कि जस्ट टू मेक अंडरस्टैंड कि बेसिकली जो विजुअल इफेक्ट है किसी चीज का वो बड़ा पावरफुल होता है। बिल्कुल जब वो विजुअल फॉर्म में दिखा रहे हैं, ग्राफ में, चार्ट्स में, है ना, तो फिगर्स में, तो इमीडिएटली इंसान कैच कर लेता है कि कहना क्या चाहता है, और वो आपके किसी विद इन वर्ड लिमिट के अंदर आप सारा प्ले कर सकते हैं। करेक्ट, दैट इज। चूंकि उसके बाद आती है बारी की स्पेशली एस्से पेपर एक ऐसा पेपर है जो कैंडिडेट नॉर्मली इसको या तो छोड़ रहे होते हैं या एक टेंशन में रहते हैं कि क्या करना है। तो मैं थोड़ा सा आपसे चर्चा स्पेशली एस्से पेपर की बात करना चाहूंगा कि दो एस्से हैं, 1250 वर्ड्स में करीब लिखना होता है, एक जनरल नेचर का है और एक फिलोसफिकल है, राइट। तो हाउ टू प्रिपेयर एस्से एंड हाउ टू डू गुड इन एस्से पेपर, इसके बारे में थोड़ा बताइए आप। सर, ये जो आपने बताया कि एक जनरल टाइप और एक फिलोसॉफिकल, ये लास्ट ईयर तक था। इस ईयर जो मेरे अटेम्प्ट पे था उसमें तो आटो के आटो फिलोसॉफिकल ही आया था। अगेन यूपीएससी इज अनप्रडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन। अच्छा, दोनों फिलोसफिकल कर दिया आपने। आटो के आटो फिलोसॉफिकल सर इस बार था। तो बहुत दिक्कत हुई थी लोगों को, ट्रू टेस्ट ऑफ पर्सनालिटी हो गया था ये, क्योंकि उस अनप्रेडिक्टेबल स्ट्रेस सिचुएशन में कौन कैसे लिखता है। तो मेरे ऐसे में बहुत अच्छे नंबर आए थे, 135, जो कि इस साल के हिसाब से एक्सेलेंट नंबर है सर। बट आई मे नॉट बी द राइट पर्सन ऐसे में गाइड करने के लिए, क्योंकि आई हैव नेवर स्ट्रगल्ड इन ऐसे, क्योंकि मैं आईसीएसई बैकग्राउंड में से था। तो क्रिएटिव राइटिंग केम नेचुरली टू मी। और सर मेरा इंग्लिश वैसे स्ट्रांग है, तो मुझे ऐसे में मेहनत तो मैंने किया है, लेकिन नॉट इन प्रैक्टिसिंग दैट मच, रादर वैल्यू एडिशन में मेहनत मैंने किया है। कि कोटेशंस याद किया, स्टैटिस्टिक्स याद किया, या फिर किसी जैसे कि सर मान लीजिए कि वुमेन एम्पावरमेंट एक ऐसा चीज है जिसमें वी आर प्रोग्रेसिंग, बट धीरे धीरे मतलब हियर एंड देयर वी आर मेकिंग सम मिस्टेक्स, राइट। मतलब इट्स अ स्लो स्टेडी प्रोग्रेस, बट मतलब वी कीप मेकिंग मिस्टेक्स। नहीं अभिजीत, आई इट इज इंटरेस्टिंग मैटर कि आपको स्ट्रगल इसमें नहीं करना पड़ा, लेकिन आपकी जो क्वालिटी है, मैं आपको काफी के क्वेश्चन से ऑडियंस के लिए भी उजागर कर देता हूँ, दैट विल हेल्प देम टू अंडरस्टैंड। जैसे आपने कहा कि कम्युनिकेशन तो आपकी अच्छी है, पर इसको डेवलप करने के लिए तो जो एसे है, एसे के अंदर में 3 पार्ट में बेसिकली प्रेजेंटेशन होती है कि आप इंट्रोडक्शन, मिडल एंड द एंड कंक्लूजन। कंक्लूजन भी बहुत जरूरी यदि आप, और स्पेशली बिल्कुल यदि कोई स्टेटमेंट दिया हुआ है तो उस स्टेटमेंट को कैसे आप स्टार्टिंग में ही ओपन कर देंगे और फिर उसके अराउंड विथ ए फ्लो आप स्टेंजा बाय स्टेंजा अपनी सारी बातों को रखेंगे और फाइनली कंक्लूजन करेंगे। इस पर आपका इससे डिपेंड करता है कि पढ़ने वाले का जो इंटरेस्ट है वो कहीं रुकना नहीं चाहिए, वो लगता है कि बिल्कुल सर, कुछ बिल्कुल। ठीक है। तो आप लास्ट ईयर जो आपने एस्से लिखा उस मतलब टॉपिक के बारे में थोड़ी सी 2021, चर्चा करते हैं। 2021 में सर हाँ, जो आपने एग्जाम दिया तो उसमें क्या एग्जाम दिया। टॉपिक था। सर उसमें टॉपिक मेरा था कि द हैंड दैट रॉक्स द क्रेडल रूल्स द वर्ल्ड। हम्म। और दूसरा था कि द प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिस्कवरी हैज बीन आउटसोर्स्ड, या समथिंग लाइक दैट, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं। कोई तो बात नहीं, सर तो ये दोनों हाँ टॉपिक में यदि हम चर्चा करें, एक टॉपिक को लेके एलाबरेट करते हैं, तो आपने उस टॉपिक में क्या अप्रोच लिया वो जरा बता। सर, जैसे कि द प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिस्कवरी हैज बीन टेक्निकली आउटसोर्स्ड इन रीसेंट टाइम्स, ये अगर टॉपिक है तो मैंने ऐसे स्टार्ट किया एक इंटरेस्टिंग एंगल से कि
from the dawn of civilization, man has looked up and towards the heavens, and he has dreamt. At first, he dreamt of the stars, then he dreamt of uh, of himself, and now he dreams of his mind. तो उससे मैंने स्टार्ट किया, एंड देन कि फिर एक दो टेक्निकल या फिर करंट अफेयर्स का एक दो चीजें बताया। फिर आपने बहुत राइटली बताया कि एक फॉर्मेट बेसिकली होता है कि इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। तो बॉडी में यू कैन ब्रेक इट डाउन इनटू सब हेडिंग, उसका हेडिंग मतलब सब हेडिंग देके, टाइटल देके यू कैन राइट अगेन सर। उस पूरे चीज को यू हैव टू मोल्ड इट फ्रॉम अ पेस्टल अप्रोच, मतलब ऑल द डिफरेंट पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजी, क्योंकि Yes. ये एक फिलोसॉफिकल ऐसे जनरल क्वेश्चन है, इसमें आपको मटेरियल उस ब्रेनस्टॉर्मिंग थ्रू पेस्टल अप्रोच से ही आता है। तो जैसे कि मैंने उसमें एक दो एग्जांपल मैं दे सकता हूँ। मैंने ये बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया है, मशीन लर्निंग आया है, विच आर हेल्पिंग ह्यूमन बींग्स क्रिएट मतलब बायोनिक ह्यूमन बींग्स। और जैसे कि आई थिंक इसरो का मैंने एग्जांपल दिया था कि एक एक पॉट विच इज गोइंग टू द स्पेस स्टेशन ना, विच वी विल सेंड आउट इन 2022, वो मुझे एक वेगली याद है। और सर आई रिलेटेड इट टू करंट अफेयर्स कि अभी क्या क्या इश्यूज हो सकता है इसमें। तो अभी मुझे एग्जैक्ट स्ट्रक्चर याद नहीं है सर, लेकिन बेसिकली Yes, yes. What you want to say is कि बेसिकली इंट्रोडक्शन में तो आपने ओपन अप कर दिया कि जो भी आपका स्टोरी शुरू कीजिए, एक्सप्लेनेशन जो आप यू टुक बैक पे, एंड देन फ्रॉम द डिफरेंट सब हेडिंग्स, पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली, है ना, सारे पॉइंट ऑफ व्यू से उस पॉइंट में जो भी मटेरियल आता है उसको एक्सप्लेन करें, एंड लास्ट में उसको कंक्लूड करें कि व्हाट इज योर ओपिनियन। तो सपोज इसी में आपने कंक्लूजन क्या दिया अभिजीत, खाली वो आप कंक्लूजन बता दीजिए। सर कंक्लूजन मुझे ऑनेस्टली सर याद नहीं है, लेकिन मुझे इतना याद है इट वाज ऑन अ पॉजिटिव नोट। मतलब फॉरवर्ड लुकिंग कि ये जो सेल्फ डिस्कवरी प्रोसेस है, इसको बढ़ा के हम एसडीजी गोल्स कैसे लेट्स से अचीव कर सकते हैं, समथिंग लाइक दैट्स कुछ था। या तो एसडीजी गोल्स था, या फिर सर मैंने रविंद्रनाथ टैगोर का आई थिंक कोटेशन से खत्म किया था कि इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माय फादर लेट माय कंट्री अवेट, वो वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। उसका कुछ सर मुझे ऑनेस्टली इससे ज्यादा डिटेल याद नहीं है आंसर अपने कंक्लूजन पे सर। कोई बात नहीं, इसमें से अल्टीमेटली यही शुड बी इन पॉजिटिव नोट, दैट इज यस मोर सर, इम्पोर्टेंट देन मोर एनीथिंग। इम्पोर्टेंट। अभी जी थोड़ी सी ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात करते हैं, सिलेक्शन ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट। यू आर इंजीनियरिंग पर्सन एंड यू सेड कि आपने एंथ्रोपोलॉजी अपना ऑप्शनल रखा, शुरुआत से एंथ्रोपोलॉजी को सेलेक्ट किया था आपने? नहीं सर, मैं इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से हूँ, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एक ऑप्शनल अवेलेबल होता है। तो पहले दो अटेम्प्ट में ऑल्दो मैं मेंस क्लियर नहीं कर पाया था, मेरा ऑप्शनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग था, तो अच्छा। उसका मैंने पढ़ाई लिखाई किया था थोड़ा बहुत। मैंने इसलिए चेंज किया था कि फर्स्टली सर मटेरियल अवेलेबल नहीं है ज्यादा टेक्निकल में, सेकेंडली टेस्ट सीरीज रेगुलर नहीं है और अवेलेबल भी नहीं है, एंड थर्डली सर वहाँ पे टेक्निकल सब्जेक्ट में थोड़ा मार्किंग इज प्यूनिटिव। मतलब मान लीजिए सर एक 4 पन्ने का आंसर है, उसमें 3.5 पेजेस मैंने कैलकुलेशन सही कर दिया और हाफ पेज मैंने गलती किया है, तो मुझे ना 3-4 आई थिंक मार्क्स मिलेंगे एक टेक्निकल सब्जेक्ट में ऑप्शनल में। बट ये सेम चीज अगर मैं एंथ्रो या सोशियोलॉजी में करूँ, मैं इन दोनों के बारे में ही पता है, तो मुझे वो जो हाफ पेज का मैंने गलती किया है उसमें मैक्सिमम 2-3 मार्क्स कटेगा, मैं 7-8 मार्क्स आई कैन स्टिल एक्सट्रैक्ट फ्रॉम दैट 20 मार्क्स क्वेश्चन। तो या तो बहुत अच्छा हो सकता है टेक्निकल, या तो फिर बहुत बुरा हो सकता है, मतलब मीडियम होना थोड़ा डिफिकल्ट मुझे लगता है। एंड उस टाइम मुझे लगता था कि एंथ्रो इज अ स्मॉल ऑप्शनल और ज्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा, प्रिडिक्टेबल है, प्रीवियस ईयर से आता है, ये सोच के मैं ज्वाइन किया था। लेकिन सर ऑनेस्टली टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे उसके बाद ये पेपर काफी डिफिकल्ट लगा और इवेंचुअली मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करना ही पड़ा था एंथ्रोपोलॉजी में। लेकिन आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आई टुक एंथ्रोपोलॉजी बिकॉज इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। मतलब इट एक्सपैंड योर माइंड एंड हेल्प्स यू टू डेवलप अ टॉलरेंट एटीट्यूड आल्सो सर। वेरी गुड, यू गेट a basic dimension evolution of human beings यस सर, ऑल and एस्पेक्ट्स, मतलब कल्चरल एवोल्यूशन एवरीथिंग। इट्स अ uh, वेरी ब्रॉड सब्जेक्ट। यस okay, anybody who wants to take anthropology subject, है ना, I think no special background is needed for that because it is engineering and you could do, and you what you're suggesting with some fundamental books one starts and start building, that can help, right? but broad reading is very important sir in optional, because like Mr. Jordan Peterson, the YouTuber who is a psychologist, he says that if you want to be an expert in this much, then for this much you need to know very well. So anthropology and expert level optional subjects are like that sir। it बहुत ब्रॉड रीडिंग चाहिए। फॉर एग्जांपल एम्बर एंड एम्बर बुक्स हो गया, या फिर ईपीजी पाठशाला
for the PA and MA level topics which are supplementary in nature, but वो इधर उधर से वैल्यू एडिशन बहुत मेहनत करनी ही है सर ऑप्शनल में. देयर इज नो अदर चॉइस बिकॉज वी हैव टू राइट लाइक एन एक्सपर्ट. एंड क्वेश्चंस भी अगर हम देखते हैं तो बहुत अनप्रेडिक्टेबल इधर उधर से क्वेश्चन हो गया है. एंड आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल इज फॉर जीएस ऑल्सो इज आपका जो लिमिटेड रिसोर्सेज लिमिटेड नॉलेज है दिमाग में, उसको मोल्ड करके आप एक क्वेश्चन स्पेसिफिक आंसर कैसे उस 3.5 मिनट पर पेज वाला रेट पे आप फ्रेम करके लिख सकते हैं सर विद वैल्यू एडिशन. दैट इज द बेसिक फंडा ऑफ मेंस मेरे हिसाब से, एंड इवन मोर सो फॉर ऑप्शनल. Very good. Now let's talk to conclude about the personality test. Right now, you went into one and you get very good marks. You got 195 marks in the interview. This is a good one. Abhijit, basically, interview is the culmination of the which is called civil personality test. So, according to you, what are the basic things they are looking for in any candidate? It is a misconception that they are looking for knowledge, but they are looking for your application of that knowledge rather than the specific thing. Right. Mm-hmm. They are definitely looking for traits of your personality. For example, stress management, how cordial or how not cordial is the word, how honest you are in admitting that आपको नहीं आता है, कि आप bluff करते हो कि नहीं उधर. अब अगर आपको नहीं आता है, do you panic? Or do you smile and says, sir, I'm really sorry, I'm unable to recall, and you back off? Do you get argumentative? Do you have political bias? ये सब चीजें they have their own ways of finding out. And your observation skills. सर मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा ऑब्जर्वेशन स्किल्स का, मुझे बहुत अनकन्वेंशनल लगा. तो मैं सर उन्होंने पूछा कि सो अभिजीत, वेयर आर यू फ्रॉम? यू आर फ्रॉम सिलीगुड़ी, सो वेयर आर यू स्टेइंग इन दिल्ली दीज डेज? तो सर मैंने बोला कि मैं हेली रोड में एक बोंगो भवन है, स्टेट गेस्ट हाउस है वेस्ट बंगाल को, उधर रुका हुआ हूँ. तो उन्होंने बोला अच्छा ये हेली रोड पे और क्या स्पेशलिटी है? तो उन्होंने जैसे क्वेश्चन पूछा ना सर, मुझे लगा कि उनको आंसर पता है. तो मैंने पहले दिन जब आ रहा था ऑटो से बाराकंबा रोड मेट्रो से, तो मैंने देखा था कि एक एम्बेसी ऑफ ईरान है राइट साइड में उस रोड में घुसते हुए. तो मैंने बोला सर एम्बेसी ऑफ ईरान है इधर. अगर मैं नहीं भी बोलता तो कुछ दिक्कत नहीं होता, लेकिन द फैक्ट दैट आई ऑब्जर्व्ड इट व्हेन देयर वाज नो नीड ऑफ मी टू ऑब्जर्व इट आते हुए उधर shows them that I have awareness level which they want in a civil servant. So I think those are the things that take you higher, because interview stage is not a process where they want to reject you, it's a process where they need reasons to select you. So it's like going up or going down. It's hardly going down unless you make some very big mistake, but normally they're looking for steps to take your marks higher, sir. बेसिकली यही ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपने कहा कि नॉलेज तो एक एनरिच्ड आपको चाहिए, लेकिन knowledge is goes in the background. More important is कि उसका application क्या है, and then some Approach basic, क्या है? yes, and Approach क्या है? quality, your alertness, your awareness, आपकी sincerity क्या है, honest कितना है, आप बिल्कुल अपनी बातों में integrity क्या रखते हैं, right? तो because they are very seasoned people, वो सारे process से गुजरे होते हैं, तो they understand that. कोई Absolutely. ऐसा interesting moment जो इंटरव्यू के दौरान में आपके साथ हुआ, वो जरा शेयर कीजिए. सर मेरा पोएम लिखना हॉबी था, तो आई रिसाइटेड अ पोएम ऑन द सिविल सर्विसेज जो मैं याद करके गया था, मेरा खुद का लिखा हुआ पोएम. तो वो सुन के वो बहुत खुश हुए थे. फर्स्टली एक तो ये था इंटरेस्टिंग. सर दूसरा इंटरेस्टिंग ये था कि एक उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि हाउ हाउ डू यू थिंक इंडिया शुड इम्प्रूव इट्स स्पाइस एक्सपोर्ट, स्पाइसेस उसके एक्सपोर्ट कैसे बढ़ा सकते हैं? तो सर मेरे को 2 पॉइंट्स याद आया, तो मैंने बहुत कॉन्फिडेंटली स्टार्ट किया कि सर आई कैन रिमेम्बर 2 पॉइंट्स. द फर्स्ट पॉइंट इज बोल के उसको एक्सप्लेन किया. फिर सेकंड पॉइंट मैंने बोला कि सर सो द सेकंड पॉइंट इज, इतना बोल के आई ब्लैंक्ड ऑफ सर. आई डोंट नो क्या हुआ मेरे दिमाग में, आई जस्ट ब्लैंक्ड ऑफ फॉर 10 सेकंड्स. बहुत इट फेल्ट लाइक एन इटर्निटी. तो देन आई मतलब वेरी वेरी कूल काम, आई जस्ट सेड सर आई एम रियली सॉरी. When I started the answer, I was able to recall 2 points. Now I'm unable to recall the second point. So, sir, I think I'll conclude my answer now. तो ऐसे इतना humbly मैंने बोला, तो they started smiling among themselves, all 5 members. So the point I'm trying to make is, it doesn't matter if you make a mistake. It's just how you handle that situation. That is what they're looking for. They did not care. They immediately said, "Okay, no problem. Let's move on." So I mean, you should give them a good feeling about you. I strongly believe, sir, कि the marks that you get at the end is एक overall आपका impact क्या होता है उनके माइंड में, उसके बेसिस पे मार्क्स होता है सर. आपके सिचुएशन से थोड़ा आपके ऑडियंस को समझा दें. बेसिकली क्या होता है कि नहीं याद आ रहा है तो आप कॉन्शियस हो जाते हैं, नर्वसनेस शुरू हो जाती है, तो वो चेहरे पे दिखने लगता है.
लेकिन इट इज ह्यूमन नेचर, कुछ पॉसिबल है कि हमने कुछ सोचा कहीं मिस कर गए, राइट। लेकिन आपने बहुत ही इसे आपने ऑनेस्टली बता दिया कि आई हैव मिस्ड इट एंड दे टुक इट एज नेचुरल वन, इट इज क्वाइट नेचुरल। तो बेसिकली ये आपकी ही पर्सनालिटी के असेसमेंट है कि कहाँ बिल्कुल किसी जगह पे आप अपनी कॉन्फिडेंस नहीं लूज करते, पॉइज नहीं लूज करते, ऑनेस्टी आप रखते हैं, दिस ऑल थिंग। सो दिस इज ओवरऑल एन असेसमेंट ऑफ योर पर्सनालिटी। एब्सोल्युटली। एंड एंड सर मुझे ये भी लगता है कि ये इंटरव्यू स्टेज है, दिस इज द मोस्ट relevant stage of the UPSC because this is what is important in future life as a civil servant, yes, more than the other two stages, I would say. basically it is a culmination of everything, no? They are seeing you, Exactly, sir. Exactly, sir. It's a culmination. You are absolutely right. they are seeing you as a final product now, what you are coming before them, right? That is important. अब अभिजीत, टू कंक्लूड, अब तो सबसे पहले हम कहना चाहेंगे कि अब आप सिविल सर्विसेज के लिए सिलेक्शन हो चुका, आईएएस में जा रहे हैं आप। तो एक सबसे पहले आप एक से है कि आप कुछ बेसिक पॉइंट्स जो जाते जाते आप कहना चाहेंगे ऑडियंस को, वो जरा बता दीजिए कि कोई खास पॉइंट आपके बारे में। सबसे पहले सर मैं तो मेरा हम्बल ये ओपिनियन है कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो व्हाई यू वांट टू जॉइन द सर्विसेज। क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए आपके दिमाग में। एंड मैंने ये देखा है कि पीपल हु हैव पॉजिटिव थिंग्स रीजंस व्हाई दे वांट टू, नेगेटिव रीजन अगर होगा तो वो बताएंगे नहीं ज्यादा, लेकिन आई नो ऑफ सिचुएशंस वेयर पीपल डिड नॉट हैव द पॉजिटिव रीजंस फॉर जॉइनिंग सर्विस एंड दे कुड नॉट सस्टेन द प्रिपरेशन। So positive good reasons for joining civil services should be very clear in your mind. Secondly, only then can you stay motivated and move on. So secondly, stay positive because there are a lot of negatives anywhere in the world, and this exam will have positive highs and lows. And so thirdly, एक और चीज मुझे लगता है कि this is a process. This is not end result पे ज्यादा ध्यान मत दीजिए, process को enjoy कीजिए। उस पे आप देखिए कि how it changes your personality. This process anyways you'll be a much better person. So even if you don't clear this exam, there is no harm, this is not the end of the world. This is something that is actually less talked about कि ये जो depression होता है and the discouragement that people get, कोई बात नहीं, मतलब this is not the end of the world. You move on, you go to a better thing, maybe civil services से भी better बहुत चीजें हैं and है भी. So never get discouraged in life, never let anyone tell you that you cannot do anything. Move on with positivity, honesty of purpose, and you definitely will do well either in civil services or in some other areas. So the मेरा तो मैसेज यही रहेगा, stay humble, stay strong and keep moving forward. So बेसिकली व्हाट यू आर सेइंग इज, जो भगवत गीता में कहा गया कि यू हैव योर रिस्पांसिबिलिटी, यू हैव द अथॉरिटी टू डू वर्क, तो आप ऑनेस्टली कीजिए, उस पूरे प्रोसेस को एंजॉय कीजिए, जर्नी को स्वधर्म एंजॉय सर, कीजिए, एंड एवरी डे इज ए ट्रांसफॉर्मेशन फॉर यू, विल बी अपग्रेडिंग योरसेल्फ इन द होल प्रोसेस। एंड यदि yes. आप सिंसियरली करते हैं तो आपकी रिजल्ट की भी संभावनाएं बढ़ती चली जाएंगी। लेकिन आप भगवद हमेशा गीता में है सर निष्कम कर्म, where you don't focus on the result, you focus on the approach and process. बिकॉज यदि आप अटैच हो जाएंगे यदि रिजल्ट के ऊपर में ज्यादा, तो आप प्रेजेंट में नहीं रह पाएंगे, पावर ऑफ नाउ बिल्कुल आपका खत्म हो जाएगा बिल्कुल एंड नेचुरली आपकी एफिशिएंसी नहीं हो पाएगी, सो यू विल फॉल ऑन द वे, राइट। सो इट इज वंडरफुल टॉकिंग टू यू एंड आई एम श्योर आपकी ऑडियंस को पसंद आया है पूरा बातों में, उनको कैसा लगा। सारे ऑडियंस से मैं कहना चाहूंगा कि अभिजीत की जो डिस्कशन है कि अपनी सक्सेस स्टोरी आपको कैसी लगी, आपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा एंड आई एम श्योर यू विल बी बेनिफिटेड लॉट बिकॉज ऑफ दिस थिंग एंड कनेक्ट कर पाएंगे। थैंक यू ऑल फॉर वाचिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सर, नमस्ते, थैंक यू फॉर हैविंग मी।